नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू द क्लास। तो हम लोग डेप्रिसिएशन का कुछ थॉट बिल्डिंग किए थे कि डेप्रिसिएशन हम लोग क्या करते हैं। तो आज देखिए मैं थोड़ा सा थ्योरी आपको बता दूं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है जो एम करता है डिस्ट्रीब्यूट द कॉस्ट और अदर बेसिक वैल्यू ऑफ टेंजेबल कैपिटल से लेस सैल्वेज ओवर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द यूनिट। मतलब इन अ सिस्टमैटिक एंड रैशनल मैनर। मतलब मैंने अभी पहले ही बताया कि सपोज कीजिए कि मुझे अगर आज मैंने एक बाइक ली है 1 लाख की और 5 साल बाद फिर से, क्योंकि बाइक हमको 5 साल बाद भी चाहिए होगी, तो 5 साल के बाद भी फिर से मुझे बाइक चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि अच्छा ठीक है, इट्स ओके, आप एक काम करो, आप आज से ही कुछ कुछ पैसे बचाने शुरू कर दो सो दैट आप उस टाइम में 1 लाख रुपए ले सकेंगे। बोला ये बात तो हमको समझ में आई। तो हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कॉस्ट को। 1 लाख रुपए की कॉस्ट है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। मुझे लगा कि 5 साल चलेगी बाइक, तो मैंने 5 साल में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर मुझे लगता 3 साल चलेगी तो 3 साल में करता, अगर 10 साल चलेगी तो 10 साल में चलता। इन अ सिस्टमैटिक एंड रैशनल मैनर, या तो आप इक्वल इक्वल करेंगे या फिर हो सकता है कि आप बोलेंगे कि ठीक है, जिस साल आपका जितना सेविंग हो गया है उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज, कोई तो एक रूल लगाएंगे। ऐसा नहीं कि आज मैंने 10,000 कर दिया, कल 5,000 कर दिया, उसके बाद परसों 7,000 कर दिया, उसके अगले साल 20,000 कर दिया। ऐसे नहीं, सिस्टमेटिक वे में होगा। ठीक है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन नॉट ऑफ वैल्यूएशन। ये एलोकेट करते हैं हम कॉस्ट। करेक्टरिस्टिक क्या होती है? अच्छा बोला लेस सेल्वेज वैल्यू। अगर मान लेते हैं 1 लाख की आपकी ये है, क्या बोलते हैं, बाइक है, और 5 साल बाद आपको फिर से नई बाइक लेनी पड़ेगी 1 लाख में। लेकिन एक चीज बताओ कि अगर उस बाइक से आपको कहते हैं ना कि वो सेकंड हैंड लेके जाओ और उसका सेकंड हैंड का प्राइस इतना मिल जाएगा, वो जो सेकंड हैंड का प्राइस जो है दैट इज सैल्वेज वैल्यू, बचा हुआ वैल्यू कितनी है। तो डेप्रिसिएशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है? ये एक परमानेंट कंटिन्यूएशन ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ यूटिलिटी है, मतलब हमेशा डिक्रीज होते रहती है। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये मैंने बताया था कि प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज है। सिस्टमेटिक एंड रैशनल मैनर में होगी। इसके बाद ये क्यों डेप्रिसिएशन क्यों कॉज होती है? फिजिकल फैक्टर, आपने वियर एंड टियर ज्यादा हो गया, या फिर फंक्शनल फैक्टर। उसके बाद फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? नॉमिनल कैपिटल बेस इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन मस्ट है। क्या है? इफ द मार्केट वैल्यू फिक्स फ्लक्चुएटिंग सम डज नॉट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। यस। अगर मान लेते हैं कि आपको एक बिल्डिंग पे, नॉट लैंड पे, बिल्डिंग पे, आप देखो, आप बोलोगे बिल्डिंग भी तो अप्रिसिएट करती है, बट बिल्डिंग में हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, लैंड पे नहीं लगाते। बिल्डिंग की वैल्यू भरे बढ़ रही है घट रही है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है। और टोटल डेप्रिसिएशन कैन नॉट एक्सीड डेप्रिसिएबल वैल्यू। मतलब अगर मान लेते हैं आपकी 1 लाख की अगर मेरी एक बाइक थी, तो मैं 1 लाख से ज्यादा की डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकता। या 1 लाख में मुझे पता है कि 5,000 रुपये की उस टाइम में मुझे स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगी। स्क्रैप मतलब उसको जब हम बिल्कुल स्क्रैप में बेचने जाएंगे तो आप 95,000 से ज्यादा डेप्रिसिएशन उस सेट पे नहीं लगा सकते। कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन फिजिकल वीर एंड टेयर। ठीक है। फिजिकल डिटोरिएशन, आप रख दो ऐसे ही जंग लग जाएगी। ठीक है। कोई गाड़ी आप रख दो ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू घटेगी। पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम जैसे आपको फिजिकल डिटोरिएशन आपको रस्टिंग से भी पता चलेगी। जैसे मान लेते हैं आपने लोहे का रड रख दिया, उस पर जंग लग गई, तो फिजिकल डिटोरिएशन है। और मान लेते हैं आपने बहुत यूज कर लिया उसका, एक आपकी बाइक थी उसको आपने रैपिडो में दे दिया, तो वो बहुत ज्यादा यूज होगी, तो उस केस में क्या होगा, आपका फिजिकल डिटोरिएशन होगा। पैसेज ऑफ टाइम, आपने किसी चीज को नई खरीद के भी चुपचाप रख दी तो वो खराब हो जाएगी। डिप्लीशन, डिप्लीशन जो है ना इस पे काम नहीं करता। डिप्लीशन होता है, आप सपोज कीजिए कि आपको माइंस मिल गई, अब ये कोयला की माइन है, ये खदान करो, तो कोयला की माइंस है वो तो लैंड है,
लेकिन वो डेप्रिसिएट करेगी। डेप्रिसिएट कैसे करेगी? क्योंकि कोयला, मान लें खदान आपने 5 करोड़ का खरीदा, उसमें से कोयला निकाला तो अब 4 करोड़ का ही बचा, अब फिर कोयला निकाला 3 करोड़ का ही बचा, फिर कोयला निकाला 2 करोड़ का ही बचा, तो ऐसे वो डिप्लेट होती है, डिप्लेट, ना कि डेप्रिसिएट। और ऑब्सोलेंस मतलब आज की डेट में मैंने एक बाइक खरीदी और पता चला कि 1 महीने बाद सरकार का ऑर्डर आ गया कि अब सारी बाइक ईवी होगी, इलेक्ट्रॉनिक बाइक होगी। तो मैं क्या करूँगा? वो ईवी अब मेरे यूज़ का मतलब पेट्रोल वाली कोई यूज़ की नहीं रही, तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिक गिर जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का? करेक्ट प्रॉफिट निकलता है, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, प्रोविजन करते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट के लिए, प्रॉपर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कैपिटल कितना इन्वेस्ट हुआ है ये जानने के लिए, टैक्स बेनिफिट मिलता है और लीगल रिक्वायरमेंट मीट होती है। अगर इसको ऐसे बोलूं, सिंपल शब्द में बोलूं, तो करेक्ट प्रॉफिट आएगी ना। मानते कि आपने किसी चीज को यूज किया, आप ऐसे बोलते हो ना कि सर इस बाइक से, रैपिडो से हम 50,000 रुपये महीना कमा लेते हैं, लेकिन नहीं, आपको वो बाइक का भी तो कॉस्ट लग रहा है, उसको कौन देखेगा? तो बाइक का आप क्या करते हो कि ठीक है मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर देता हूँ 20%, 20,000, तो आप बोलते हो कि अच्छा 30,000 ही प्रॉफिट है, 20,000 तो हमको डेप्रिसिएशन लग गया इस कॉस्ट, मतलब बाइक को रिप्लेनिश करने में। बाइक जब हम नया खरीदेंगे तो उसके लिए हमको 20,000 रुपया अलग से रखना है। तो इस तरीके से वो बाइक का खर्चे में भी चला जाएगा। उसके बाद ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, ऑफ कोर्स जब करेक्ट प्रॉफिट आएगी तो सही फाइनेंशियल पोजीशन आएगी। रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट, ये अभी भी मैंने बता दिया। असर्टेन प्रॉपर कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, तो इसमें क्या है ना, सपोज कीजिए कि अगर मैं बोलूं कि मैं ना इस बाइक से रैपिडो की डिलीवरी कर रहा हूँ। अब रैपिडो की डिलीवरी कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा कि मेरी जो कॉस्ट है ना वो सिर्फ़ पेट्रोल है। बोला नहीं, एक्चुअल कॉस्ट जानने के लिए आपको क्या डेप्रिसिएशन भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि घिस रही है बाइक भी, उसके चक्के घिस रहे हैं, ठीक है? उसके बाद टू मेंटेन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब अब बताइए, अगर ये रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट होगी तो ये मेंटेन करेगा ना कैपिटल को। अगर मैं मान लेते हैं कि अगर 1 लाख रुपए की आपने बाइक खरीदी और आपने धीरे-धीरे रिजर्व क्रिएट करा, 5 साल के बाद फिर से पैसे जमा हो गए, फिर से उससे बाइक खरीद लिया, तो आपकी कैपिटल जो आपने पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करी थी, अब दोबारा नहीं करनी पड़ेगी ना। उसके बाद इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, क्योंकि प्रॉफिट से घटता है तो टैक्स की बेनिफिट मिलती है। और लीगल रिक्वायरमेंट है, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो बीएसई एनएससी पे लिस्टेड होती है, वो डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए, करने से पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करके एक्चुअल प्रॉफिट निकालती है। तो कौन कौन चीज फैक्टर हुआ इसमें डेप्रिसिएशन में? चलो आते हैं।
तो अब मुझे बताइए एक चीज़ कि जब मैं डेप्रिसिएशन की बात करता हूँ, तो डेप्रिसिएशन में हम किस-किस चीज़ की बात कर रहे हैं? तो डेप्रिसिएशन में 2-3 चीज़ तो होगा, एक होगा ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है? एक होगी सैल्वेज वैल्यू, एक होगा एस्टिमेटेड लाइफ। ये 3 चीज़ तो आपको पहले से पता चल गई कि ये 3 चीज़ होगी। ठीक है सर, ये पता चल गई। लेकिन सर, हम इसको आगे कैसे लेके जाएँ? तो आगे क्यों लेके जाना है आपको? सिंपल सी चीज़ें देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि अगर मैं बोलूँ डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग हो गया यही 3 चीज़। सबसे पहले आपको आ गई कि हमको कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट लग रहा है। बोले हाँ सही सर, ये बात तो सही हो गई। दूसरा हो गया कि हमको कितनी सैल्वेज वैल्यू है, ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट। दूसरा सैल्वेज वैल्यू। तीसरा हो गया एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये 3 चीज़ ज़रूरी है। और उसके बाद और भी चीज़ें जो मान लेते हैं, कभी-कभी रेट दे दिया कि हम इस रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो वो रेट, ये 4 चीज़ें ज़रूरी है आपको डेप्रिसिएशन के लिए। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या लगता है डेप्रिसिएशन के लिए? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लगता है, ये बोला कि जो डेप्रिसिएशन है, ये एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा अकाउंटिंग ईयर में हम इसको चार्ज करेंगे। दूसरा क्या है, इसका जो यूजफुल लाइफ है लिमिटेड होगा। अब यही अंतर है लैंड और बिल्डिंग में। लैंड की यूजफुल लाइफ कभी भी लिमिटेड नहीं होती, बट बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ लिमिटेड होती। वो 30 साल चलेगा, 35 साल चलेगा, उसके बाद फिर से उसको तोड़ के बनाना पड़ेगा। ठीक है। और इसका जो है यूज है इन बिजनेस। ठीक है। अब मान लेते हैं उसी का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मान लेते हैं आपके पास 5 बीघा 100 एकड़ जमीन पर ही है, और आपके पास एक बिजनेस है, वो आप 1 एकड़ किसी शहर में आप उस 1 एकड़ पे बिजनेस कर रहे हो। आप तो आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे उस 1 एकड़ वाले के बिल्डिंग पे करोगे। या ऐसे समझिए आपके पास 5 बाइक है, एक बाइक को आपने रैपिडो में लगाया, तो जब रैपिडो का मैं ये लगाऊंगा, क्या बोलते हैं, जब प्रॉफिट या लॉस निकालूंगा, तो वही एक ही बाइक का लूंगा, ना कि वो 5 बाइक का लूंगा। तो जो बिजनेस में इन्वेस्टेड है उसी का लगेगा और किसी का नहीं लगेगा। बोले हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल सही बोला, दूसरे का हम लेके क्या करेंगे। तो ये हो गया अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, इसमें जो 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 इन्वॉल्व रहती है। अब आते हैं डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग का पर्पस ये है कि रिप्लेनिश करना है चीजों को। ठीक है। अब मैं इसकी जर्नल एंट्री बता रहा हूँ। ठीक है, आइए, यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, बिल्कुल। क्या बोलते हैं उसको, डेप्रिसिएशन की क्लास। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आपके पास बाइक थी 1 लाख की। आप इसको कहाँ चला रहे थे, रैपिडो में। रैपिडो में चला रहे थे। आपको ये बोला कि ये 5 साल चलेगा और स्क्रैप वैल्यू 0 बचेगी। कवारी का भाव में भी नहीं लेगा। तो हमको हर एक साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 20,000 रुपये। आइए करते हैं। तो मैं अगर ऐसे बताऊं,
देखिए 1,00,000 रुपए की ओरिजिनल कॉस्ट है पहला साल। माइनस 20,000, तो पहले साल के अंत में मेरा बाइक का वैल्यू कितना बचेगा? 80,000। कहाँ बुक्स में? साठ हजार। बोला ये बाइक ना MS धोनी की थी। तो भाई सेकंड ईयर में भी इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगी। मुझे उससे नहीं मतलब MS धोनी की थी या किसकी थी या कौन देख रहा था। हमें तो अपने अकाउंट्स के हिसाब से देखना है। तो अकाउंट्स के हिसाब से वो 60,000 हुई। फिर तीसरे साल ओपनिंग में ये 60,000 आएगा। ये हो गई 40,000। ये 20,000। शून्य। 5 साल जाते जाते इसकी वैल्यू शून्य होगी। अच्छा ये मैं कर क्या रहा हूं? मैं बाइक की वैल्यू कम कर रहा हूं। ये तो कर रहा हूं। बोला बाइक क्या है? फिक्स्ड। अच्छा डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स्ड एसेट पे ही लगता है, नॉर्मल मूवेबल पे नहीं लगेगा। अब आपकी बाइक की डीलरशिप है तो आप थोड़ी ना ये लगाओगे डेप्रिसिएशन लगाओगे कि अरे नया नया बाइक है बेचेंगे। ठीक है, स्टॉक लॉस नॉर्मल लॉस होगा लेकिन आपका ये नहीं होगा, क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो मैंने क्या बोला कि चलो ठीक है इट्स ओके, बाइक की वैल्यू कम कर रहा हूं। तो अगर मैं पहले साल में देखूं तो बाइक की वैल्यू कम की। बाइक इज अ फिक्स्ड एसेट इन दिस केस, मूवेबल फिक्स्ड एसेट। तो बाइक की वैल्यू एसेट की बैलेंस क्या होती है जनरली? डेबिट। तो अगर मैं बाइक की वैल्यू कम कर रहा हूँ वैसे भी देखो, बाइक एसेट डिक्रीज क्या होगा? क्रेडिट। ये देखिए ये एंट्री हो गई। मैंने बाइक की वैल्यू कम की 20,000 से, लेकिन बढ़ाया कहाँ? डेप्रिसिएशन को बढ़ाया। और ये डेप्रिसिएशन कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा PL में। ये एंट्री समझ में आई? क्या हुआ इसमें? इसमें सर कुछ नहीं हुआ। जो बाइक थी वो बाइक की वैल्यू मैंने घटाई 20,000 से। ये समझ में आई? एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। चलिए, आपकी ये बाइक थी, चलो ऐसे देखो, आपको रेवेन्यू आया 50,000 का, तो कैश आया होगा, सेल किया 50,000 का, एंट्री क्या होगी? ठीक है, इसमें मानते हैं आपका कॉस्ट था 10,000 रुपए का पेट्रोल। एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट। ठीक है,
एक बाइक आपने खरीदी थी 20,000 की। सेकंड नंबर बाइक खरीदी थी 20,000 की। ये आपकी फिक्स्ड एसेट है। मैं थोड़ी देर के लिए सोचूं, आपका कैश कितने का है? कैश कितना बचा हुआ है? 50 माइनस 10 माइनस 20। यही है। आपकी प्रॉफिट कितने की भाई? 50 माइनस 10, ये अर्निंग, ये खर्चा। ठीक है। बराबर ना? अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं, पीएल प्रॉफिट कैसे बनाऊंगा? ये देखिए, प्रॉफिट बोला 20,000, सॉरी 50,000 का सेल माइनस 10,000 का खर्चा, 40,000। बोला अगर मुझे बैलेंस शीट बनाना हो, तो इधर मैं लिखूंगा बाइक 20,000 की, कैश कितना बचा? 20,000, इधर प्रॉफिट 40,000। ध्यान से देखिएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बोला कि सर ये ठीक है, ये तो कर लिया, मुझे ये ना बाइक पे ना 5,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। तो मैंने एंट्री क्या की, दूसरा की, ये पीएल में ट्रांसफर कर दिया। मैंने बाइक को कर दिया यहाँ पे 15,000। अब ये कितना हो गया? 35,000। इधर मैंने प्रॉफिट में ट्रांसफर कर दिया, माइनस यहाँ पे 5,000 और मैंने डेप्रिसिएशन का घटा दिया, तो ये हो गया 35,000। क्या ये बैलेंस शीट मिल गया? बोला हाँ सर बैलेंस शीट तो मिल गया। क्या मुझे बताइए, ये क्या कैश एक्सपेंस था या नॉन कैश एक्सपेंस था? सर ये कैश पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये तो नॉन कैश एक्सपेंस था। बोला अच्छा, मतलब इसका खर्चा ये है ही नहीं, ये बस मैंने माइंड में सोचा है। तो मुझे बताइए, एक्चुअली में जब ये 15,000 हुआ, तो क्या एक्चुअली में 15,000 हुआ क्या? प्लस सर एक्चुअली में नहीं हुआ, एक्चुअली तो उसके तो 20,000 रुपये मुझे खर्चे लगे थे, 20,000 ही लगे। तो इट मीन्स, ध्यान से समझिएगा, ये जो 15,000 किया ना, ये बता रहा है कि मैंने प्रॉफिट कम दिखाई, तो हम यूज करेंगे 35,000 से। देखिए, हम यूज करेंगे इस 35,000 को, क्योंकि 35,000 रुपये मेरी प्रॉफिट दिख रही है। तो 5,000 रुपये जो मेरी एडिशनल प्रॉफिट थी, वो क्या हो गया? वो रिजर्व के रूप में रह गई। ये हमको यूज आएगा एसेट रिप्लेनिश करने में। इसका मतलब मैंने तो बाइक तो 20,000 में खरीदी थी ना,
जब यूज़ करने की बारी आएगी तो मुझे बताइए क्या करेंगे? हम बोलेंगे 35,000 रुपए की मेरी सैलरी है, सॉरी सेविंग है, इसमें से 20,000 रुपए का तो मैंने बाइक खरीद लिया। सर 15,000 हो गया ना? अरे सर 15,000 तो डेप्रिसिएशन की वजह से हुआ। खरीदा तो आपने पूरे 20,000 में है। बोला हाँ। मेरे पास यूजेबल कैश कितना आ गया? 15,000। तो अगर मैं इस 20,000 को ध्यान दीजिएगा, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। 2 भाग में बाँट दो, 15,000 यूजेबल कैश और ये 5,000 एसआईपी। एसआईपी के फॉर्म में रख लीजिए इसको, डेप्रिसिएशन के फॉर्म में, तो ये आपका चलता रहेगा। तो मतलब ये 20,000 का जो है 15,000 और 5,000 में अलग-अलग हो गए। बोला हाँ सर। इस दोनों को दिखा के 20,000 रुपए दिखा दिया। बोला सही बात है। बोले लेकिन सर इस बैलेंस शीट में पता नहीं चल रहा है ना, अगर सिर्फ मुझे ये दे दे, ये बैलेंस शीट दे दे, इधर लिख दे प्रॉफिट 40,000 रुपया ऐसे। अगर ऐसे लिख दें तो मुझे बताइए कि आपको इस बैलेंस शीट से पता चलेगा क्या कितना डेप्रिसिएशन था? बोला नहीं सर इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे कितने पैसे गुल्लक में रखने थे। बोला तो एक गुल्लक बना दो, गुल्लक। गुल्लक में क्या बोला ना, इसी का नाम दे दो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब मैं इसे कर रहा हूं देखो। और पीएल में डेप्रिसिएशन चले जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की एंट्री। बोले सर इसका फायदा क्या हुआ? देखिए ये ही मैं 5,000 रुपया की एग्जांपल लेता हूं। आइए, तो यही जो मैंने बैलेंस शीट बनाया था, प्रॉफिट तो 35,000 ही रही ना? बोला हाँ। बोला ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ना, ये लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि बिजनेस को इतना कैश देना है, जमा होके रखा है। बोले लिख सकते हैं इसे? बोला हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख सकता हूँ। इसमें बताइए क्या मेरी बाइक घटी है क्या? सर मेरी बाइक तो घटी ही नहीं है ना इस एंट्री में। मैं बाइक नहीं घटी है, एक रिजर्व क्रिएट हुआ है। बोला सर सही बात समझ में आई। लेकिन अब एक्चुअली में बताइए, ये सही है, बिल्कुल सही है, लिख सकते हैं इसे। लेकिन मुझे बताइए एक्चुअली में बाइक अब 20,000 की रही क्या? बोला नहीं सर ये तो 15,000 की रही। तो बोला मुझे इसको भी सही करना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी रखना है। तो बोला एक काम कीजिए ना, एक काम कीजिए ना, इसको यहाँ से हटाइए, यहाँ पे डाल दीजिए।
बोला हाँ सर ऐसे तो लिख सकते हैं, इसमें सब दिख रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी क्रिएट हो गया। अरे भाई अगर ये इधर पॉजिटिव हो रहा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा ना, बस ये माइनस ही तो किया है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ से माइनस कर दिया, तो अब अच्छा दिख रहा है कि 20,000 की बाइक थी, 5,000 का डेप्रिसिएशन लगा, लेकिन ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, तो कैश हो गया इतना 35,000, ये प्रॉफिट कम हो गया 35,000। इससे ये पता चल रहा है कि भैया ये जो कैश है ना, इसमें से 5,000 रुपये यूज नहीं करना है, ये 5,000 रुपये गुल्लक में जाएंगे। बोला हाँ सर ये भी समझ में आ गया। बस इतनी सी डेप्रिसिएशन की एंट्री है। तो जब हम ये कर रहे हैं तो हमने क्या किया, हमने एक सिंपल सी चीज की, चाहते कि और एंट्री आप मार सकते हैं। ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ये हो गई आपकी रिवर्स। जब मैंने इस फॉर्म में बनाया तो एक एंट्री और बढ़ गई, वो ये था बाइक से मैंने 5,000 रुपया घटा दिया, बट ये है कि मैं इसको प्रेजेंटेशन के लिए ऐसा दिखाता हूँ। बोला ओके सर, हाँ सर ये समझ में आ गई। तो यही डेप्रिसिएशन, और इसमें क्या है और कुछ भी नहीं है। कल एग्जाम्पल करेंगे, डेप्रिसिएशन खत्म हो गई। अच्छा एक चीज है मेथड्स, इसके मेथड्स में कल बताता हूँ आपको, इसके मेथड्स क्या हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, और आगे किस तरीके से बनेगा। ये हो गया खत्म आपका डेप्रिसिएशन। चलिए कल इसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। बाय।